अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे दमा। हमने स्टार्ट किया हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां और हम इसके पीछे जो सारी बीमारियां हैं इसको अच्छे से डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दमा को, ठीक है। एज़मा, ये ब्रोंकाई में एक सोजिश या इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है ये हमने जब पढ़ा था, ब्रोंकाइटिस पढ़ा था, तो इसमें मैंने डिटेल के अंदर आपको समझाया था कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कौन इन्फ्लेमेशन काज करता है और इसकी वजह क्या होती है, ठीक है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में भी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ठीक है। ये अभी मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाती हूँ। पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये ब्रोंकाई में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन है जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवारें सूज जाती हैं और इन नालियों में सिकुड़ाव आ जाता है, ठीक है। ये देखें उन्होंने बनाया हुआ है सिकुड़ा हुआ ब्रोंकस और ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकस है। ये नॉर्मल ब्रोंकस ऐसे बना हुआ ब्रोंकाई, ठीक है, जहाँ से हवा गुजर के जा रही है। ये उसके अंदर एलर्जन दिखाया हुआ है, ये एलर्जन आ गए हैं, ठीक है। जिस चीज़ से भी इस बंदे को एलर्जी है उसके पार्टिकल्स आ गए हैं। और अब क्या हो गया, ये देखिए हमारा जो है सिकुड़ा हुआ ब्रोंकस किस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ से इतना इसका सुराख ज़्यादा था, अब ये देखिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची है जहाँ से हवा ने गुजरना है और यहाँ से ये म्यूकस निकल रहा है, ठीक है। और ये म्यूकस भी निकल रहा है, इसको भी आपने याद रखना है। अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इन्फ्लेमेशन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ के भी आ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सोजिश या सोजन ये क्यों होती है, कैसे होता है, कौन करवाता है सोजन, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जब भी हमें कोई कट लग जाता है, जैसे समझिए हमारा सेल है ब्लड का, यहाँ ब्लड वेसल है, ठीक है। हमारे समझो फिंगर है, यहाँ पे स्किन है हमारी ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लग गया हमें कट, अब यहाँ से हमें कट लग गया, यहाँ पे डैमेज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से डैमेज हो गया, अब हमारी जो बॉडी है इसको सेंस कर लेगी कि यहाँ पे चोट लग चुकी है। यहाँ पे बाहर जो बैक्टीरिया वगैरह पड़े थे, ठीक है, हमारी स्किन के ऊपर हर वक्त कितने ज़्यादा बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो जल्दी से क्या करेंगे, हमारी स्किन के वहाँ पे अंदर की तरफ चले जाएंगे या हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने की कोशिश करेंगे ये बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। अब जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी आपको पता है ना, इम्यून सिस्टम, ठीक है, वो क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ कट लगा है, कुछ गड़बड़ हुई है, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश की है किसी बैक्टीरिया ने, तो ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा, ये यहाँ पे भेजेगा। ये यहाँ पे पहले तो ये करेगा, इस जगह पे आपको देखो स्वेलिंग नज़र आएगी, ठीक है। वो जगह सूज जाती है जहाँ पे ज़ख्म होता है, वो जगह आपको रेड नज़र आती है, ठीक है, लाल कलर हो जाता है उस जगह का, रेड हो जाती है वो जगह, और वो जगह थोड़ी सी गर्म हो जाती है, ठीक है, हीट अप हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस जगह के ऊपर हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या कर दिया, जो ब्लड का फ़्लो है वो बढ़ा दिया। खून ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि उस जगह के ऊपर खून को पहुंचाया जाए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि खून के अंदर हमारे खून की आर्मी है, ठीक है। हमारी जो आर्मी है, हम पीछे ये पढ़ के आ चुके हैं, हमारे आर्मी है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारी क्या है, हमारी बॉडी की आर्मी है। अब इसकी कोशिश होगी कि वाइट ब्लड सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पहुँचाया जाए। हिस्टामिन प्रोटीन भी आती है यहाँ पे, ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं, सोजिश पैदा कर देते हैं, उस जगह को वैसे फुला देंगे उस जगह को, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड सेल्स है यहाँ पे आएँ और वो आके ये जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ था ना, ये जो हमारे ब्लड सेल्स हैं ये क्या करें, आके इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ाई करें और इस बैक्टीरिया को किल कर दें, ठीक है। इस वजह से हमें सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, ये कोई बुरा प्रोसेस नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है हमारी बॉडी का। ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, ठीक है। कोई भी गड़बड़ होती है, कोई ज़ख्म लगता है, कोई चोट आती है, वहाँ पर सोजिश हो जाती है ताकि उस जगह के ऊपर वाइट ब्लड सेल्स आएँ, हमारी आर्मी आए और उस जगह को आके वहाँ से बैक्टीरिया वगैरह को मार दे, ख़त्म कर दे और उस मसले को सॉल्व कर दें, ठीक है। ये मकसद होता है सोजिश पैदा करने का, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें वो कहते हैं ये ब्रोंकाई में सोजिश है। ब्रोंकाई के अंदर इसमें क्या आता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवारें सूज जाती हैं और इन नालियों में सिकुड़ाव आ जाता है। अब हमने इन्फ्लेमेशन तो देख लिया, अब हम ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवारों में जो सोजन आ जाती है उसको देखते हैं। तो सोजन किस में आ जाती है बच्चों, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर सोजन आ जाती है, ठीक है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। ये ऊपर हमारा ट्रेकिया था, ट्रेकिया आके डिवाइड हो जाता है दो ब्रोंकाई के अंदर, और ये जो ब्रोंकाई हैं ये आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं और छोटी छोटी नालियों में, जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी नालियाँ मज़ीद बनती जाएंगी, मज़ीद नालियाँ बनती जाएंगी और ये क्या बन जाएंगे आगे जाके, ब्रोंक्यूल्स। तो वो कहते हैं कि इस दमा के अंदर क्या आता है, ब्रोंकाई, ये वाली जो हमारी ब्रोंकाई है या ये जो आगे ब्रोंक्यूल्स बनी है, इनके अंदर सोजिश हो जाती है और
इनका जो एरिया है उनकी नालियों में सिकुड़ाव आ जाता है, सिकुड़ जाती है नालियाँ। सोजश से हमेशा जो है वो नालियाँ आपकी सिकुड़ेंगी, ठीक है। उनके अंदर जो रास्ता होता है वो इतना सा है, पहले समझे इतना रास्ता है, यहाँ से ये पहले जो हमारी ब्रोंकाई है बहुत बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, पहले समझे इनका इतना रास्ता है। अब ये इतनी सोज हो गई है, इनको सोजन की वजह से इतनी हो गई है, ठीक है। सोजश की वजह से नालियों का सिकुड़ाव हो गया है। अब क्या होगा, अब ये सिकुड़ाव होता क्यों है, ठीक है। सोजश यहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, वही जो आपको पहले रीज़न बताइए। यहाँ पे जो थे ट्रेकिया थे, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रेकिया के अंदर, और यहाँ पे एल्वोलाई के अंदर यहाँ पे हमारे थे सीलिया थे, ठीक है, और म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स थे। यहाँ पे सीलिया और म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल, इनका काम क्या था कि बाहर से अगर कोई भी पोल्यूटेंट आता है, कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है, तो इन पोल्यूटेंट्स का काम था, इनका काम था इन सीलिया का और म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स का कि इन पोल्यूटेंट्स को पकड़े, बैक्टीरिया वायरस वगैरह को पकड़े और यहाँ से बाहर निकाल दें, बाहर इसको प्रोपेल कर दें, यहाँ से बाहर धकेल दें। अब बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी पोल्यूटेंट्स जो जिससे उस बंदे को एलर्जी थी, दमा वाले पेशेंट को, वो क्या हुए यहाँ से ट्रेकिया से पास करके हमारे नेज़ल से और जो हमारा ऊपर सिस्टम है सारा, ठीक है, नेज़ल कैविटी से, वहाँ से वो पास कर गए। अब वो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ट्रेकिया से भी गुजर गए, अब वो ब्रोंकाई के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आके वो क्या करेंगे, जब ब्रोंकाई के अंदर आएंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम उनको डिटेक्ट कर लेगा। वो जब आके यहाँ पे स्टे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आके वो इरिटेशन काज करेंगे, यहाँ पे आके वो सांस लेने में मसला करेंगे, तो क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम देख लेगा कि यहाँ पे जी कोई पोल्यूटेंट आ चुका है, कोई ऐसी चीज़ आ चुकी है जो ख़तरा देगी हमें। तो क्या करेंगे, वो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज कर देंगे। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है, वाइट ब्लड सेल्स और हिस्टामिन प्रोटीन, ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज कर देंगी। जब इन्फ्लेमेशन काज होगी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल के अंदर, तो इसका रास्ता क्या हो जाएगा, तंग हो जाएगा। अब इतने तंग रास्ते से हवा कैसे गुजरेगी, ठीक है। एक इंसान है, हमारा जो सारा यहाँ पे खून के अंदर जो भी हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है वो यहाँ पे होता है एल्वोलाई के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हवा ही नहीं आ रही, हवा गुजर ही नहीं रही, हमारा सांस ही नहीं जा रहा यहाँ पे, ठीक है, तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, कितना ज़्यादा इशू क्रिएट होगा उस बंदे के लिए, दमा के पेशेंट के लिए, ठीक है, जिनको दमा होता है, अल्लाह माफ़ करे, तो उनके लिए कितना ज़्यादा मसला हो रहा है। इनको हवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किस वजह से, कोई भी पोल्यूटेंट, हम इसकी पोल्यूटेंट्स कौन कौन सी वजूहत है हम नेक्स्ट वो भी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। कोई भी पोल्यूटेंट आया, उसने आके क्या कर दिया, इस रास्ते को बंद कर दिया। उसने खुद इस रास्ते को बंद नहीं किया, हमारी बॉडी ने क्या किया, इस रास्ते को बंद कर दिया। वाइट ब्लड सेल्स ने इन्फ्लेमेशन काज कर दी, हिस्टामिन प्रोटीन ने इन्फ्लेमेशन काज कर दी है, उस रास्ते को तंग कर दिया। इस रास्ते को अब तंग क्यों किया, तंग इसलिए किया ताकि यहाँ से जो हवा आ रही थी ना, उसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स थे वो हमारे जो है एल्वोलाई के अंदर ना जाएं, हमारे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर ना जाएं, ठीक है। अपनी तरफ से तो वो ये कर रहा है कि जितनी हवा कम जाएगी उतने पोल्यूटेंट्स कम जाएंगे, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि हवा तो कम जा रही है, ठीक है, अब हमें हवा तो चाहिए, हमें पोल्यूटेंट्स सिर्फ नहीं चाहिए। उसे ये करना चाहिए था, इन पोल्यूटेंट्स को रोक लेती और हवा को जाने देती। उसने अब क्या कर दिया, रास्ता बिल्कुल तंग कर दिया, हवा भी नहीं जा रही। अब हवा जब नहीं जाएगी तो हम सांस जो हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी को मिल ही नहीं रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो क्या करेगा वो, हमारा जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसी होगी, ठीक है, हमारे सेल्स एनर्जी कैसे बनाएंगे, सांस कैसे आएगा, वो नहीं सारा कुछ हो रहा, तो ये उसका नुकसान हो जाता है। तो इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ जो है ये बुरी चीज़ नहीं है, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, हमारी बॉडी का खुद को बैक्टीरिया वायरस वगैरह से बचाने का ये मैकेनिज़्म होता है, ठीक है। अब जब ये नालियाँ ऐसे सिकुड़ गई, इतनी छोटी छोटी हो गई हैं, तो जब यहाँ से हवा गुजरेगी तो वहाँ पे सीटी की आवाज़ पैदा होगी, ठीक है। दमा के जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको सांस की बीमारी होती है, सांस का कोई इशू होता है, वो जब सांस लेते हैं, ठीक है, अक्सर सोते हुए जब वो सांस ले रहे होते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियसली, तो उनको आपको सीटी की आवाज़ उनको सुनाई देती है आपको, ठीक है। इस वजह से क्योंकि रास्ता तंग हो चुका है, इस वजह से यहाँ से हवा गुजरना मुश्किल हो जाता है। समझ आ गई है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्यों होती है, किस वजह से होती है और कौन इन्फ्लेमेशन काज करता है, हमारी अपनी बॉडी ही इन्फ्लेमेशन काज करती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। आगे देखें, अलामात क्या होती हैं, अलामात, ठीक है, ये सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट आपको बताता है कि हमें ये सिम्टम्स हमें हमारी बॉडी में शो हो रहे हैं। क्या होता है, सांस की तंगी ज़ाहिर है, उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी जब हवा नहीं गुजर के जा रही आगे। खरखराहट यानी सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आना, वही जो आपको बताया मैंने कि जब नालियाँ तंग हो चुकी हैं, उसमें म्यूकस फंसा हुआ है, उसमें पार्टिकल्स फंसे हुए हैं, तो सांस लेने में तंगी आएगी। खांसी होगी उस बंदे को। खांसी क्यों लेता है वो बंदा, जिसको उस बंदे को खांसी इसलिए बार बार आती है
क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकस फंसा हुआ है, यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स फंसे हुए हैं, कोई एलर्जेंस फंसे हुए हैं, साथ में म्यूकस है, इसको बाहर निकालना है बॉडी से। उसका काम है इसको बॉडी से बाहर निकाले। इस वजह से वो बंदा बार बार खांसी करता है, इसको बार बार खांसी आती है, ताकि यहाँ से इन पोल्यूटेंट्स को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, ये रास्ता साफ़ हो जाए और उसको सांस लेने में आसानी हो। इस वजह से दमा के पेशेंट को बार बार खांसी आ रही होती है, बार बार उनकी बलगम जो है वो उनके गले के अंदर, मुँह के अंदर आ रही होती है। आगे देखें, वजूहात, वजह क्या बनती है, इस सारा जो चीज़ें हुई हैं इसकी वजह क्या बनती है। एलर्जी पैदा करने वाले अवामल यानी एलर्जेंस, मसलन गर्द गुबार के कीड़े, ठीक है, डस्ट माइट्स। एलर्जी पैदा करने वाले अवामल जिनसे उस बंदे को एलर्जी, अब एलर्जी डिफरेंट पर्सनस के अंदर डिफरेंट चीज़ों की एलर्जी हो सकती है। किसी को डस्ट एलर्जी होती है, किसी को परफ्यूम्स की खुशबू से एलर्जी होती है, अब वो भी स्पेसिफिक है। किसी को जो है रोज़ेस की खुशबू से एलर्जी होती है, किसी को समझ लें जैस्मिन, चमेली की खुशबू से एलर्जी हो सकती है, ठीक है। किसी को किसी ख़ास किस्म की बॉडी स्प्रे से एलर्जी हो सकती है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है किसी इंसान को, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी गर्द गुबार के कीड़े, डस्ट माइट्स। अब ये डस्ट माइट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसी चीज़ें जिनको काफ़ी अर्से तक हम डस्टिंग नहीं करते किसी जगह के ऊपर, कितनी ज़्यादा वहाँ पे मिट्टी पैदा हो जाती है, ठीक है। अब उस गंद के अंदर, उस गर्द गुबार के अंदर पैदा हो जाते हैं छोटे छोटे गंद के कीड़े, डस्ट माइट्स पैदा हो जाते हैं, गर्द गुबार के कीड़े पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, हमें नज़र नहीं आते। वो क्या होता है, हवा में शामिल हो जाते हैं। जब हम वहाँ से डस्टिंग करते हैं तो वो कीड़े हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं। इस वजह से कुछ लोगों को जो है सफाई करने से, झाड़ू लगाने से उनको एलर्जी होती है, ठीक है। उनको छींकें आना शुरू हो जाती है, उनके सांस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो क्योंकि गर्द गुबार के अंदर क्या पैदा हो चुके होते हैं, डस्ट माइट्स। ज़रूरी नहीं है वो जो डेली रूटीन के अंदर हम डस्टिंग करते हैं ना, उस वजह से भी उसको हो सकता है एलर्जी, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। इसी तरह जो कालीन होते हैं बहुत अरसे से बिछे हुए होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी डस्ट माइट्स पैदा हो जाते हैं। अगर उनकी सफाई ना की जाए प्रॉपर्ली आफ्टर 1 वीक, ठीक है, उनकी सफाई ना की जाए तो वहाँ पे डस्ट माइट्स पैदा हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पोलन, अब पोलन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पोलिनेशन के अंदर पढ़ा होगा कि पोलन्स का जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से उड़ के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर, ठीक है, स्टेमन से पोलन्स का उड़ के स्टिग्मा के ऊपर मुंतकिली को पोलिनेशन कहते हैं। ये वो पोलन्स हैं पौधों के अंदर जो पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन करते हैं, ये वो पोलन्स, उनसे भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। ऐसे मौसम के अंदर जहाँ पे हवा के अंदर उन पोलन्स की तादाद ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हवा इतने ज़्यादा, वो छोटे होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि वो हवा के ज़रिए सफ़र करते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर जाके वो ट्रांसफ़र होते हैं। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे दरख्त ज़्यादा होते हैं जहाँ पे जिनके अंदर पोलन्स होते हैं, ठीक है। माउंटेन जो एरियाज़ होते हैं, हिली एरियाज़ के अंदर ज़्यादा होता है ये, क्योंकि वहाँ पे ऐसे पोलन वाले दरख्त ज़्यादा होते हैं। तो ये हवा के अंदर तैरते रहते, उड़ते रहते हैं। तो अगर उस हवा के अंदर वो इंसान सांस ले रहा है जिसे पोलन से एलर्जी है, तो उसको क्या हो जाएगा, दमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फफूंदी यानी मोल्ड, ठीक है, इससे भी फफूंदी जो है, ठीक है, कपड़ों के ऊपर भी लग सकती है। वो ऐसी चीज़ें जिनकी कुछ टाइम तक डस्टिंग नहीं हुई, वहाँ पे फफूंदी लग जाती है, ठीक है। जैसे रोटियाँ होती हैं, रोटी पड़ी रहती है काफ़ी टाइम तक, उस पर ऊपर भी फफूंदी लग जाती है, मोल्ड जिसे कहते हैं, ठीक है। और पालतू जानवरों की खुश्की, पेट डेंडर, पालतू जानवर वो जो हमने घर के अंदर पाले हुए होते हैं जानवर, जैसे गाय भैंस बकरियां वगैरह भी होती हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों ने घर में डॉग पाला होता है, ठीक है, कुछ लोगों ने कैट्स पाली होती हैं। उनकी जो खुश्की होती है, उनके जो बाल वगैरह गिरते रहते हैं, ठीक है, उनके जो डेड सेल गिरते रहते हैं, उससे भी कुछ लोगों को दमा हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, ठीक है। मौसमियाती तब्दीली, ख़ास तौर पर ठंडी हवा, मौसम जब तब्दील होता है, कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि जब मौसम में तब्दीली आती है, जब ठंडी हवा आती है, तब भी उनको दमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जब ठंडी हवा चलती है तो हमारे जो म्यूकस सेल्स होते हैं, हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं, जो म्यूकस के सेल्स होते हैं और जो हमारे सीलिया होते हैं वो अच्छे से हरकत नहीं कर पाते, वो फ्रीज़ हो जाते हैं किस्म के, जैसे हमारे हाथ पर फ्रीज़ हो जाते हैं, वो अच्छे से हरकत नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते। ये जो हमारे ऐसे हमारी ब्रोंकाई है समझो, इसके अंदर सीलिया लगे थे, ठीक है। अब ये अच्छे से ऐसे मूव नहीं कर पाएंगे, ना ही ये पोलन्स को या डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर ऐसे धकेल पाएंगे, ठीक है। जब ये अपना काम ही नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल आके फंसते जाएंगे और ये रास्ते को बंद कर देंगे। तो इस वजह से भी, ठंडी हवा की वजह से भी दमा हो सकता है। वरासती अवामल, विरासत क्या होता है, विरासत वो चीज़ होती है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, हमारे जीन्स के अंदर आती है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स
से हमें जो चीज़ डायरेक्ट हमें मिलती है वो हमारी विरासत होती है, जैसे जायदाद वगैरह भी होती है, लेकिन यहाँ पे बीमारियों की बात हो रही है। दमा या एलर्जी का ख़ानदानी तौर पर मौजूद होना। कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं जिनके अंदर ख़ानदानी तौर पे दमा या एलर्जी का अंसर मौजूद होता है, ये उनके जीन्स के अंदर शामिल होता है। और जीन्स जब उनसे नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है तो जीन्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि ये जो बीमारी होती है वो अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल हो जाती है। हर फैमिली के अंदर नहीं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर कोई ना कोई विरासती बीमारी होती है, जेनेटिक डिजीज़ होती है। आप भी गौर करें ज़रा, आप भी थोड़ी इस पर रिसर्च करें कि क्या आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसी जेनेटिक डिजीज़ है जो आपके ख़ानदान में काफ़ी लोगों को हो, ठीक है। यानी वो आपके जो है आपके जैसे दादी से आपके अब्बू के अंदर आई हो और आपके अब्बू से आपके किसी बहन भाई के अंदर आई हो। बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर ये चीज़ नॉर्मल होती है कि कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज़ चल रही होती है, या उनके ददियाल की तरफ से या उनके ननियाल की तरफ से ये कोई ना कोई बीमारी आ रही होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हर फैमिली के अंदर हो, ठीक है। कुछ फैमिलीज़ की मैं बात कर रही हूँ। अब इसका इलाज क्या है? दमा के दौरे के दौरान ब्रोंक्यूल्स खोलने वाली यानी अदवायात यानी ब्रोंक्यू डायलेटर दी जाती हैं। दमा का जो मरीज़ होता है उसको ब्रोंक्यू डायलेटर, कुछ लोग इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं दमा की बीमारी के अंदर। मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है दमा के पेशेंट को, और उसकी मेडिसिन जिस तरह वो लेते हैं, इन्हेलर होता है उसके अंदर वो क्या करते हैं, समझे ऐसे हमारा इन्हेलर है ऐसे समझ रहे, ठीक है। इसके अंदर ऐसे तो नहीं होता, उसके अंदर रास्ता ऐसे थोड़ा सा बना होता है, ऐसे, ठीक है, सुराख बना होता है। उसके अंदर वो क्या करते हैं, जो इनकी मेडिसिन होती है, कैप्सूल होता है, उसको उसके अंदर डाल देते हैं खोल के कैप्सूल को, और उससे उसको मुंह के साथ लगा के ऊपर की तरफ सांस लेते हैं। और जब यहाँ पे जो हमने मेडिसिन रखी होती है ना, वो सांस के ज़रिए उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है। उसमें असल में क्या होती है, ब्रोंक्यू डायलेटर दवाई होती है वो, ठीक है। उस कैप्सूल के अंदर ये जाके क्या करता है, हमारे ब्रोंक्यूल को थोड़ा सा डायलेट कर देता है, वहाँ पे सोजिश को कम करके डायलेट करेगा ताकि रास्ता खुला हो जाए और यहाँ से हवा